नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। साफ सभी जानते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और बीजेपी की यह प्रवृत्ति रही है, जैसे ही एक राज्य में चुनाव खत्म हो जाते हैं अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। 5 राज्यों के आए चुनाव परिणाम से बीजेपी जोश में भी है और अब बारी है मिशन 2027 की। साल 2027 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी की तैयारी विशेष रूप से पंजाब की है। तो बंगाल की जीत के बाद अब नारे लग रहे हैं कि बारी है पंजाब की। पंजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा साफ जाहिर भी करती नजर आ रही है। जो खेल बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के साथ किया, अब वही पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ भी हो सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सब इतना आसान है? पंजाब में भी हिंदू सिख ध्रुवीकरण जैसी कोई बात होगी? सवाल ये भी है, आखिर बीजेपी का पंजाब को लेकर गेम प्लान क्या है? वहीं पंजाब बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर है। क्यों मुश्किल है, इस पर भी चर्चा किए जाने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब की रणनीति थोड़ी सी अलग है। पंजाब के लिए राजनीति भी थोड़ी सी अलग है, जिससे पंजाब के इमोशन से कोई छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती, क्योंकि पंजाब अपने आप में एक पृष्ठभूमि रखता है। देखिए रिपोर्ट। 2014 और इसके बाद के चुनाव में अभी तक तो सबसे बड़ी जीत बीजेपी के लिए हमेशा मोदी सरकार बनने की रही है। इस दौरान देश में कई विधानसभा चुनाव होते रहे, पर अब 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए दूसरी सबसे बड़ी जीत, जिसकी खुशी बहुत ज़्यादा है, वो पश्चिम बंगाल की जीत है। शायद यही वजह है कि सोमवार को 5 में से 3 राज्यों में मिली शानदार जीत की खुशी में पीएम मोदी ठेठ बंगाली ड्रेस में नजर आए और नारा लगा, बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजीत सिंह सिरसा ने तो दिल्ली से ही पंजाब की ताल ठोक दी। डेफिनेटली पंजाब में भी सरकार बनेगी, पंजाब के लोग भी बदलाव चाहेंगे, पंजाब के लोग भी सोच रहे हैं इसी तरह से सरकार बनाने के लिए। बंगाल में कौन सा ऐसा मुद्दा रहा है जिसने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका था, वहाँ पे रेप कैपिटल बन चुकी थी, वहाँ पे क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इसलिए भाजपा को मौका मिला। और पंजाब में कौन सा मुद्दा रहने वाला है? यही पंजाब के मुद्दे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने मिशन पंजाब बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही शुरू कर दिया था। यही वजह है कि सीएम नायब सैनी के पंजाब दौरे बढ़ गए हैं। अब तक वो 1 दर्जन बार से ज्यादा पंजाब दौरे कर चुके हैं। ये भी पहली बार हुआ है कि चंडीगढ़ के हरियाणा सीएम आवास में पंजाब के सिख युवा आड़ती और वहां के उद्यमी नायब सिंह सैनी से मिलने आने लगे हैं। उधर पंजाब के सीएम भगवंत मान मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रपति से मिले और कहा कि ये संविधान का मजाक हो रहा है। पंजाब में 2 विधायकों वाली बीजेपी के पास 6 राज्यसभा सांसद कैसे हो गए? लीजिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਦਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਦਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸੋਚੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਬੂਟਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਫਿਰ। तो इस करके पंजाब दे विच बीजेपी ने पहला घट नुकसान किया साडा। गौरतलब है कि अब बीजेपी और आप में आपसी सियासत गर्मा गई है। सीएम मान और पार्टी छोड़ गए राघव चड्ढा धमकी भरे अल्फाज बोलने लगे हैं। यहाँ विधानसभा चुनाव में 10 महीने ही रह गए हैं। फरवरी 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। वैसे बीजेपी की पंजाब को लेकर रणनीति भी अब बदल गई है। बीजेपी चाहती है कि यहाँ कांग्रेस ना आए, मान सरकार ही चलती रहे, क्योंकि इसे ढहाना आसान है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़। जीत पंजाब के लिए बड़ा संदेश है। पंजाब के चुनाव में डेरे अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बीजेपी डेरों को साधने की स्ट्रैटेजी भी बना चुकी है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप डेरों के संपर्क में है। प्रधानमंत्री हाल ही में डेरा सचखंड बुला गए।
उससे पहले राधास्वामी डेरे में भी बीजेपी के शीर्ष नेता जा चुके हैं। डेरों के जरिए बीजेपी पंजाब के 38% दलित और ओबीसी वोटर्स को साधने में जुटी हुई है। इसका फायदा यह है कि डेरों से हिंदू और सिख दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ धर्म के आधार पर पोलराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस तरह से पंजाब के दौरे कर रहे हैं, उससे साफ संदेश है कि बीजेपी पंजाब को लेकर अपनी मजबूत रणनीति बना रही है। समझ गया कौन सी गोल्ड डब्बी वाली उस तो एक अलग। तो बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, मिशन 2027 के विधानसभा चुनावों में ये बूस्टर डोज का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करेगा और पंजाब बेहद अहम राज्य बीजेपी के लिए। तो विधानसभा चुनावों के नतीजों में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी जश्न में डूबी हुई है। दिल्ली में हुए जश्न में बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी की हुंकार भरकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने मिशन पंजाब को और तेज करने की बात कही। गौरतलब है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जश्न में बाकायदा ये नारे लगे कि अब बारी पंजाब की। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी साहब जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महेश कुमार हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीरेंद्र सोनी सर के पास जाऊंगी। सर, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। जब बिहार फतेह किया तभी नारा दे दिया गया था कि गंगा बिहार के बाद बंगाल जाती है, तभी से मिशन बंगाल की तैयारी में बीजेपी जुट गई थी। और अब जब बंगाल में कमल खिल गया है तो नारा दे दिया गया है अब बारी पंजाब की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना माइक्रो मैनेजमेंट इस ढंग से करती है कि चुनाव से पूर्व भी सारी व्यवस्थाएं कर लेती है। अब जो कि पश्चिम बंगाल में अब परिवर्तन के बाद पंजाब में बदलाव का नारा दिया गया है। भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद अब पंजाब में बदलाव की बारी है। तो इसके लिए देखिए पहले से ही लिख दिया गया है, मिशन पंजाब जो है पंजाब की बारी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पंजाब ने सोशल मीडिया पर आज ये लिखा है कि अब पंजाब, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कितनी परिपक्व रहती हैं कि संगठन की दृष्टि से पहले ही कार्यकर्ताओं की वहां ड्यूटी लगा दी जाती है। वहां पर पहले ही ये तय कर दिया जाता है कि किस विधानसभा क्षेत्र का क्या क्या समीकरण होगा। जिस तरह पश्चिम बंगाल में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों और संगठन के जो पदाधिकारी थे उनकी ड्यूटी लगा दी गई ताकि वो कितना भी समय रहे वो वहीं पर डटे रहे। अमित शाह लगातार 15 दिन तक वहां डटे रहे। और दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जिम्मे भी अलग अलग, किसी के जिम्मे संगठन का समन्वय था, किसी जिम्मे जो धार्मिक और सामाजिक संगठन है उनसे तालमेल की जिम्मेदारी थी। तो भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट रहता है। इसी तरह पंजाब में है, तो पंजाब का भी ये संगठन रचना इस ढंग से की जा रही है ताकि वहां अभी जो 2025 में तो मोगा के अंदर अमित शाह जी ने वहां बदलाव रैली की थी, तो उससे शुरुआत हो गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी हर संभाग स्तर पर, अपने अलग अलग मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करती है, कार्यकर्ताओं से संवाद करती है और एक जो संगठन की रचना होती है उसको त्याग करती है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रफुल्लित है पश्चिम बंगाल की जीत के बाद, तो उधर से कांग्रेस ने भी एक विश्वास जगाया। कांग्रेस ने भी, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि केरल के बाद अब पंजाब की बारी है। मतलब केरल में जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली है, तो उसके बाद कांग्रेस जो है पंजाब में भी अपना एक जो दावा पेश करने जा रही है, तो पंजाब में भी कांग्रेस के लिए संभावनाएं हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी दृष्टि से 3 राज्यों में सफलता मिली है, इसलिए पंजाब के कार्यकर्ताओं का गदगद होना स्वाभाविक है, उनका मनोबल बढ़ता है। और केरल की जीत से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बना है। वो कह रहे हैं कि केरल के बाद अब पंजाब की बारी है। तो ये एक जो जनता के मुद्दों को बुनाने की बात है, जिस समय आम आदमी पार्टी सरकार की जो विफलता है उनको बुनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर कर रही है, अपने संगठन के बलबूते पर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ती,
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव पूरा जो है संघ परिवार जो है, विचार परिवार है, वो लड़ता है। जो भी अलग अलग उनके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, चाहे मजदूर संघ हो, चाहे दूसरे संगठन हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, तो अपने 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 ढंग से ये वोटों का जो एक पोलराइजेशन किया जाता है, तो अपने अपनी रचना के अनुसार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया विंग है, काफी सक्रिय है, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उन्होंने भूमिका निभाई है, तो पंजाब में भी उस तरह से रहेगी। उसमें मतलब सिर्फ पंजाब के कार्यकर्ता ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता, देश से कार्यकर्ता वहां आकर डेरा डालते हैं, ताकि वहां कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, जनता के बीच संपर्क करते हैं। जिस तरह से असम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ड्यूटी लगी थी, दूसरे प्रदेशों से कार्यकर्ता वहां गए थे, उसी तरह पंजाब में भी होगा। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पहले से ही रचना कर लेती है, और हर विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग ड्यूटी लगा देती है, किस कार्यकर्ता और किस पदाधिकारी की ड्यूटी वहीं रहेगी। वो अपना घर बार छोड़कर वहीं पड़े रहते हैं जब तक परिणाम जो है उनको वांछित मिल नहीं जाता। इसलिए अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल में जो इन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई थी, उनको कहा था भाई सबके घर में अपने अपने काम होते हैं, महत्वपूर्ण काम होते हैं, लेकिन ये उन कामों को छोड़कर पश्चिम बंगाल जीतना हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो लोग अपने जो पारिवारिक दायित्व है उनको भी छोड़कर जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव मैदान में डटे रहे, और उसी की सफलता का परिणाम है कि आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का पहली बार कमल खिला है। बिल्कुल। देवेंद्र, पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की, तो एक तरफ भगवंत मान है जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस पार्टी के 2 विधायक हैं उसके 6 राज्यसभा सदस्य कैसे हो गए, ये कैसा मजाक है। तो वहीं इस पर पार्टी छोड़ चुके राघव चड्डा धमकी भरे अल्फाज की बात कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक गलियारों में राघव चड्डा को पाकिस्तान का माफ कीजिएगा, पंजाब का सुपर सीएम बोला जाता था। अब कुल मिलाकर भगवंत मान और राघव चड्डा, ये 2 चेहरे आमने सामने हैं। बिल्कुल, देखिए रंजना, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, राघव चड्डा एक सीईओ की तरह, जैसे होता है ना, एक सीएम नेक्स्ट टू सीएम, मतलब आप सब फैसले ले रहे थे, उन पर भरोसा किया गया था। और राघव चड्डा बड़े प्रतिभाशाली युवा हैं, उनका विजन भी काम आया, उन्होंने मेहनत की और सरकार बनवाने में उनका योगदान भी रहा है। लेकिन हालात बदले, राजनीति इसी का तो नाम है। अब जिस तरीके से आप देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार पहली दफा बनाने का जश्न बीजेपी मना रही थी, प्रधानमंत्री कल बंगाली ड्रेस में नजर आए और हुंकार दी गई। बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी, खुशी खुशी सब कुछ हुआ। लेकिन अभी एक अचानक घटनाक्रम हुआ है, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी, सवाल ही नहीं होता। मतलब विचित्र तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो अब ममता बनर्जी ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन मेरे साथ है, हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के किसी नेता का अभी तक बयान नहीं आया। और इंडिया गठबंधन के बाकी जो घटक हैं, खासतौर पे कांग्रेस का मैं कहूंगा, कल तक कांग्रेस वाले ये कह रहे थे कुछ कि ममता बनर्जी के साथ ये होना जरूरी था, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ कभी वो रही नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अपनी मनमर्जी करती रही। तो कांग्रेस के लोग कल इस बात से खुश थे कि ममता बनर्जी के साथ सही हुआ, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ सहयोग नहीं किया, उसका हिस्सा होते हुए भी मनमानी की। आज ममता बनर्जी कह रही है इस्तीफा नहीं दूंगी, इंडिया गठबंधन मेरे साथ है। मतलब विचित्र हालात बन गए हैं। लेकिन बीजेपी अपनी धुन में सवार है। 9 मई को शपथ ग्रहण की बात हो रही है, ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, विधायकों की राय ली जाएगी। हालांकि होगा वही जो हाईकमान चाहता है, जो टॉप लीडरशिप चाहती है। लेकिन एक औपचारिकता होती है जिसको पूरा करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर हुंकार भरी है दिल्ली से। बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में थे, राष्ट्रपति से मिले हैं। उनको ये कहा कि 2 विधायक है बीजेपी के, उनके 6 राज्यसभा सांसद हो गए। ये तो मजाक हो गया लोकतंत्र का। मतलब कुछ व्यवस्थाओं के और जो एक प्रोटोकॉल है उससे हट के कुछ हो रहा है आज। तो अभी पंजाब की हुंकार भरी जा रही है। और कल महिपाल ढांडा ने टोटल टीवी के इंटरव्यू में कहा था कि कल से ही, मतलब आज से, कल से हमारी मिशन पंजाब की तैयारी शुरू है। तो अपनी धुन में, अपनी रणनीति के मुताबिक, अपनी कमान के मुताबिक अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल की जीत मैं ये समझता हूँ रंजना, प्रधानमंत्री 2014 में जब नरेंद्र मोदी बने, नरेंद्र मोदी का चुनाव जीतना, चाहे वो पहली बार था, दूसरी बार, तीसरी बार, सबसे बड़ी जीत ये थी बीजेपी की। और दूसरी जीत, हालांकि कई राज्यों में सरकारें बनी हैं, हरियाणा में भी तीसरी बार बनी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जीत मैं समझता हूँ मोदी जी
कि सरकार की जीत के बाद दूसरी बड़ी जीत है। बिल्कुल। जिस तरीके से ममता बनर्जी का पूरा घेराबंदी हुई, उनकी हर रणनीति को ध्वस्त कर दिया बीजेपी ने अपने संगठन से, अपनी रणनीति से, अपनी मेहनत से। तो आप देखिए जो सामने आ रहा है कि 19 के 19 मुख्यमंत्री बीजेपी रूल स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को भेजा गया, संगठन के लोग थे, मोदी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री वहीं थे, और ममता अकेली लास्ट दिनों में हमने देखा, आखिरी दिनों में स्कूटर पर बैठकर वोट मांग रही थी। तो मतलब उसका अपना तरीका है ममता बनर्जी का। लेकिन जो कुछ सामने आया है, बीजेपी जश्न मना रही है, सबसे बड़ी जीत मान रही है और पूरे देश में इसका मैसेज दे रही है। और अगला मिशन जो है वो पंजाब है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मेरे को लगता है 1 दर्जन बार से ज्यादा बार पंजाब जा चुके हैं। परसों संडे को भी गए हुए थे रोपड़ में, ओबीसी समाज का सम्मेलन कर रहे थे और बता रहे थे कि बीजेपी ने सरकार की उपलब्धियों की बात करें, सरकार के फैसलों की बात करें, बीजेपी संगठन की बात करें, ओबीसी समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, मतलब मोबिलाइजेशन कर रहे हैं वो। बिल्कुल। डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर भी जुड़े हुए हैं। मिशन पंजाब की बात अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है महेश, लेकिन पंजाब की पृष्ठभूमि अलग है। पाकिस्तान से लगती सीमा है पंजाब की। सीमा सुरक्षा का मुद्दा तो है ही, लेकिन जिस तरीके के इमोशंस पंजाबियों में हैं वहां भी ध्यान रखना पड़ता है, सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। और अब भगवंत मान का जो लहजा है, क्या लगता है किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, और अब बीजेपी किस तरह से पंजाब को सेंटर में लेकर आ रही है ताकि अपने इलेक्शन मैनेजमेंट में पंजाब पर फोकस कर सके? रंजना, मुझे लगता है कि इस देश में जो सबसे मुश्किल इम्तिहान था वो ममता बनर्जी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के लिए था। सबसे मुश्किल इम्तिहान भारतीय जनता पार्टी बखूबी मेरिट के साथ पास कर चुकी है। तो ये मानकर चलिए कि बंगाल के बनस्पत अगर पंजाब को समझने की कोशिश करें तो बहुत बहुत छोटी ये चुनौती मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी था क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो सीमा थी और बांग्लादेश की बड़ी तादाद में बंगाल के अंदर मौजूद लगातार बताए जा रहे थे। और इस तरीके से अमित शाह सबसे मजबूत नेता और सबसे मजबूत गृह मंत्री के तौर पर मौजूदा अगर कई दशकों के कार्यकाल को अगर समझने की कोशिश की जाए तो सबसे मजबूत चेहरा अगर सरकार का कोई था तो अमित शाह था। लेकिन बंगाल की धरती पर गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह के काफिले पर हमला कर दिया गया। तो ये मानकर चलिए कि वहां कानून और व्यवस्था का जो सवाल था वो सबसे बड़ा सवाल था। और मुझे लगता है कि बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी थी वो इसलिए ज्यादा बेहतर थी। और मुझे लगता है कि ममता की जो सबसे बड़ी गलती थी जो कांग्रेस पार्टी ने की, वही गलती यहाँ टीएमसी की तरफ से की गई थी, ममता बनर्जी और उनके रणनीतिकारों की तरफ से की गई थी। क्या किया आपने? लामबंद होने दिया आपने, हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होने दिया। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल आपसे मेरा अभिप्राय टीएमसी से है और ममता बनर्जी से है, उनके सांसदों और नेताओं से है। टीएमसी लगातार एक वर्ग विशेष को, खासकर मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश करती रही और यही सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और उनके रणनीतिकारों की थी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो बनबसी होने दिया गया, हिंदुत्व का मुद्दा गहराता गया और कोई एक दिन की कोशिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बीते 5 सालों से हाई प्रायोरिटी बंगाल को दी जा रही थी और जितने भी जो हिंदुत्व से जुड़े चेहरे थे, चाहे संत समाज की बात की जाए, चाहे ऐसे लोग जिनके अपने अपने फॉलोवर्स यानी धार्मिक गुरुओं की मैं बात करूं, उन्हें स्पेशल असाइनमेंट यहाँ पर दिए गए थे बंगाल को लेकर कि वो पूरे बंगाल के अंदर हिंदुत्व को लामबंद करें, हिंदुत्व के मुद्दे को मजबूत करें। जैसे जैसे हिंदुत्व का मुद्दा बंगाल में मजबूत होता चला गया, भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत होती चली गई। कांग्रेस ने क्या गलती की कि हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का एक रजिस्टर्ड मुद्दा बना दिया और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी जितना तल्खी के साथ आगे बढ़ती चली गई, वहां कांग्रेस जो है पीछे हटती चली गई। हिंदुत्व का जो लामबंद है, ध्रुवीकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में कांग्रेस ने वोट किया। यही गलती टीएमसी ने बंगाल में की। अब पंजाब पर आता हूँ। पंजाब उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी बड़ी बंगाल थी। तो मानकर चलिए कि पंजाब जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वजह क्या है कि बंगाल की हार से भी भारतीय जनता पार्टी ने सबक लिया था। बंगाल की हार के बाद रणनीति में बड़ा परिवर्तन बंगाल को लेकर किया गया था और पंजाब की हार से भी
भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सबक लिया था और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी को पगड़ी पहनाकर पहले से पंजाब की धरती पर उतार दिया गया था। और रोपड़ का जिक्र अभी किया जा रहा था, रोपड़ में सैनी वोटर्स की बड़ी तादाद है, निर्णायक वोटर्स हैं। तो ऐसे में मानकर चलिए कि एक जाति विशेष का जबरदस्त समर्थन, जैसे हरियाणा की मैं बात करूं तो ये माना जाता है कि 99% जो सैनी वोटर्स जो ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा माने जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए, पहली बार आए, नायब सिंह सैनी का चेहरा देखकर आए। और यही कोशिश पंजाब में की जा रही है, नायब सिंह सैनी ओबीसी वोटर्स को साध रहे हैं, ऐसे इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पर सैनी वोटर्स बड़ी तादाद में, और ये सैनी वोटर्स तमाम दूसरी जो ओबीसी जातियां हैं उन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो हरियाणा में नायब सिंह सैनी के चेहरे ने किया, वही कोशिश पंजाब में पहले से लगातार चल रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के सांसदों को अपने साथ जोड़ लिया है, ये सांसद कौन है? ये सांसद वही लोग हैं जो बीजेपी के रणनीतिक, जो माफ कीजिएगा, जो आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार थे, जिन्होंने ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ गए मजबूती देंगे। वीरेंद्र सोनी साहब, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने जो काम ममता बनर्जी के खिलाफ किया, जिस हथियार की तरह शुभेंदु अधिकारी नजर आए, कहीं ऐसा तो नहीं पंजाब में भगवंत मान के खिलाफ वही काम राघव चड्ढा करेंगे बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल वही स्थिति बनी हुई है। और देखिए कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की जो शक्ति थी, जो लोकप्रियता थी, धीरे धीरे वो कम हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जो है भुनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ऐसी है कि वो सरकार की विफलताओं को भुनाने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में सहानुभूति हासिल करे। ये कभी समय था कि पंजाब के किसानों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश था, जब किसान आंदोलन चला था। लेकिन आज देखा जाए तो आज वो स्थिति नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अपनी जड़ें जमाई हैं और इसके लिए निरंतर जो है भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान की ओर से प्रयास किए जाते रहे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो लगातार लगे ही हुए हैं, वो डेरों पे भी जा रहे हैं। अभी रविवार को डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास भी गए वो, उसके बाद वो रोपड़ गए। तो मतलब यह है कि डेरों की सहानुभूति के माध्यम से वो दिखाना चाहते हैं कि डेरों का समर्थन उनके साथ है। हालांकि कई डेरे जैसे राधा स्वामी सत्संग है वो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता, लेकिन वहां जो लोग अपना जाते हैं उनका ये प्रभाव छोड़ दिया जाता है कि वो उस डेरे के समर्थक हैं। तो इस तरह से सभी जो नेता है वहां आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन एक राजनीतिक रूप से अपना एक समर्थन जुटाने के लिए नेताओं का प्रयास रहता है। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी जितने भी धार्मिक महापुरुषों के संत हैं और उनके जो जयंतियां मनाई जा रही हैं, उनके डेरों पे जाया जा रहा है, उनके श्रद्धालुओं के बीच में सहानुभूति ली जा रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। अब वहां भारतीय जनता पार्टी का अकाली दल से गठबंधन होने की तो कोई संभावना नहीं है, अकाली दल काफी कमजोर हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, उसका किसी से गठबंधन होगा इसमें संदेह है। और भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति के साथ काम कर रही है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में, और सुनील जाखड़ जो पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी कांग्रेस के पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी अब आम आदमी पार्टी की सरकार को, अगर उसका जो है जनता में जो उसकी लोकप्रियता कम हो रही है, सरकार के खिलाफ वातावरण बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से लाभ होगा। और पंजाब के उद्योगपति भी चाहते हैं कि जिस तरह से वो हरियाणा में आकर मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, जिनसे उनको औद्योगिक वातावरण मिल रहा है, उनको लगता है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से उनका एक औद्योगिक जो एक वातावरण बनना चाहिए वो बनेगा, कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित होगी। तो उद्योगपतियों की अपनी उम्मीदें हैं। तो इस तरह से अब क्योंकि उद्योगपति चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो रहा है आसान होती जा रही है। लेकिन रहा आसान है देवेंद्र, जैसे कि वीरेंद्र सोनी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए रहा आसान है, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्या ये रहा इसलिए भी आसान है कि अब पंजाब के अंदर मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है, कांग्रेस गौण हो चुकी है पंजाब से और सीधा सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो रहा इसलिए भी और आसान हो जाती है कि मामला जो है पूरा मुकाबला बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है, त्रिकोणीय नहीं है। वो नहीं चला गया। आप सुन पा रहे हैं देवेंद्र? लगता है संपर्क टूट गया है। जी जी अब सुन पा रहा हूँ। जी रंजना, मेरा सवाल सुन पाए सर आप? जी अब सुन पा रहा हूँ, बोलिए। सवाल मेरा आपसे और महेश से, आप दोनों से है, बहुत संक्षेप में रिएक्शन दीजिएगा सर।
आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है, मामला जो है अब त्रिकोणीय नहीं है। यह भी एक कारण है कि बीजेपी की राह पंजाब में आसान है। देखिए रंजना, आपको बता दूं, पंजाब टिपिकल स्टेट है। पंजाब का एक सिख जो वर्ग है, एक तो केसधारी सिख है और एक नॉन केसधारी सिख है। टिपिकल स्टेट है। जैसा हम आज राष्ट्रपति से मिले हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, वो अपनी बाइट में कह रहे थे इस स्टोरी में कि पंजाब अड़ जाता है, जिथे अड़ जाता है उथे खड़ जाता है। मतलब पंजाब सामान्य स्टेट की तरह नहीं है। पंजाब का एक अपना रवैया है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि समझ नहीं, वो तो हर कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं है। पंजाब के लोग वो अपने दिमाग से काम लेंगे, दिल से काम लेंगे। उनका ये कहना है कि पंजाब अलग तरह की स्टेट है, टिपिकल स्टेट है। तो मेरे को लगता है भले ही कमजोर हो रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन मुकाबला दोनों में रहेगा, एक तरफा मुकाबला नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत संक्षेप में महेश, इसी पर रिएक्शन चाहूंगी आपसे। देखिए रंजना, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। अभी वो स्थिति नहीं है कि आमने सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही बची है। अभी कांग्रेस पार्टी मुकाबले में रहेगी और काफी सारी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। अब ये राहुल गांधी पर निर्भर करता है कि पंजाब चुनावों को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी वो तैयार करते हैं और किस चेहरे को वो सामने करते हैं। फिलहाल नेतृत्व का जो संकट है, भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा चूंकि सामने नहीं किया जाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक चेहरे की जरूरत पड़ेगी जो इस चुनाव का नेतृत्व पंजाब के लिए कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बंगाल जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और नारा दे चुकी है कि अब बारी है पंजाब की, जिसको लेकर तैयारियां भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। और अब यहां पर मुश्किलें खड़ी हो गई है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली तो पहले ही हाथ से जा चुका है। रासा पंजाब, वहां भी हो सकता है आम आदमी पार्टी का गढ़ डगमगा जाए।